गुड इवनिंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पीजी स्टडी सेंटर की तरफ से न्यू ईयर 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये न्यू ईयर आप सभी के लिए सुख समृद्धि के साथ खुशियों से भरा रहे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास क्लास 10th की साइंस का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर है जो हम हल करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से हुआ होगा। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का जो पहला सवाल था, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो ऑप्शन वाले सवाल हैं या जो बहुविकल्पीय सवाल है, उन सवालों को अपन को हल करना था। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? अपना पहला सवाल है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? साथियों, प्रकृति में सभी जीव एक सीरीज या एक श्रेणी या एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जो घास से लगा के सबसे बड़े जीव जो भी हैं उन तक एक खाद्य श्रृंखला बनती है। जैसे अपने पास पहला सवाल है, घास, गेहूं तथा आम। देखिए, घास को गेहूं कभी खा सकता है क्या? दैट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। जो दूसरा ऑप्शन है, घास, बकरी तथा मानव। हाँ, घास को बकरी खा सकती है और बकरी को जो मांसाहारी मानव या जो मांसाहारी इंसान होते हैं वो बकरी को खा जाते हैं भोजन के रूप में, इसलिए ये श्रृंखला पॉसिबल है। ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जबकि बकरी, गाय तथा हाथी, हम देखते हैं कि बकरी को गाय नहीं खाएगी, इसलिए ये खाद्य श्रृंखला संभव नहीं है। और अपने पास लास्ट ऑप्शन है, घास, मछली तथा बकरी। ये भी क्योंकि घास को मछली खा सकती है लेकिन मछली को बकरी नहीं खा सकती, तो ये भी खाद्य श्रृंखला का निर्माण नहीं करेगी। तो अपना राइट आंसर होगा घास, बकरी तथा मानव। खाद्य श्रृंखला में जो भी पहले आएगा, जैसे यहाँ घास आ रही है, तो जो सेकंड आ रहा है जिसे हम उपभोक्ता कह रहे हैं, तो जो उपभोक्ता है वो पहले वाले उत्पादक को अपने आहार के रूप में लेता हो, तभी वह खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला मानी जाएगी। तो ये अपना पहला सवाल था। सेकंड सवाल है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि लघुपथन क्या होता है। देखिए, लघुपथन किसे कहते हैं? जब दो धनात्मक और ऋणात्मक जो दो तार होते हैं अपने पास, रेड कलर का सामान्य तौर पर एक ब्लैक कलर का होता है, जब ये दोनों तार आपस में किसी कारणवश मिल जाते हैं तो परिपथ के अंदर अत्यधिक धारा बहने लगती है और इससे धारा का मान अचानक तीव्र गति से बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट या लघुपथन। तो लघुपथन के समय धारा का मान है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ये हैं और इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा की दिशा होगी। तो हम जानते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, इस नियम के अनुसार तीनों चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और आरोपित बल तीनों एक दूसरे के क्या होता है? लंबवत। तो हम देखेंगे तो अपना यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि जो भी आरोपित बल होगा वो कागज में भीतर की ओर जाते हुए होगा, क्योंकि तीनों कैसे होंगे? लंबवत होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यहाँ पर नहीं देखना बहुत जरूरी था, इस नहीं की वजह से काफ़ी के सवाल गलत हो गया होगा, आई होप। देखिए, यहाँ पर पहला सवाल चौथे का फर्स्ट ऑप्शन है आई आर स्क्वायर, सेकेंड है आई स्क्वायर आर, थर्ड वी आई और
लास्ट है V²R। यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन है बी, सी और डी, तीनों ऑप्शन संभव हैं, जबकि IR² संभव नहीं है, क्योंकि जो शक्ति होती है वह P बराबर VI होती है। यहाँ पर V का मान यदि हम ओम के नियम से रख दें तो IR होगा, और IR का गुणा जब हम वापस I के साथ करेंगे तो ये I²R संभव है, I²R संभव है, जबकि IR² संभव नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस सवाल में सही होगा। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा होगा। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि किस लेंस या किस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की जो फोकस दूरियां होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसलिए जो अपना आंसर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन ए, दोनों अवतल लेंस। ध्यान रखना, जहाँ पर भी फोकस दूरियां ऋणात्मक होती हैं वहाँ पर अब लेंस होगा या जो दर्पण होगा वो अवतल होगा, और उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, द्विसंकरण में R, स्मॉल r और Y और स्मॉल y किसको निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जो ऑप्शन ए है वो राइट होगा, क्योंकि R और R हम जानते हैं कि R किसको प्रदर्शित कर रहा है, पीले को, और Y किसको, सॉरी R है वो गोल को प्रदर्शित कर रहा है, और Y है वो येलो, पीले को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पर स्मॉल r और स्मॉल y दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो बीज होगा वो कैसा होगा, अशुद्ध होगा। कैसा होगा, अशुद्ध होगा। लेकिन होगा कैसा, गोल, अशुद्ध गोल होगा और अशुद्ध पीला होगा। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा गोल पीले बीज। यदि दोनों स्मॉल r होते और दोनों स्मॉल y होते तो ये झुर्रीदार और हरा होता, लेकिन यहाँ पर एक कैपिटल और एक स्मॉल दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा, गोल और पीले बीज। लेकिन शुद्ध नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, अशुद्ध होंगे। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। हमारे पास जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, यह अलग अलग प्रकार के अपने पास तंत्र दिए हुए हैं। इसमें अपने पास एक है उत्सर्जन तंत्र, जिसमें वृक्क मतलब किडनियाँ होती हैं जो अपने ब्लड का शुद्धिकरण करती हैं। तो इसलिए जो किडनी या वृक्क होगा वो किस तंत्र का भाग होगा, उत्सर्जन तंत्र का। इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, ब्यूटेनॉन एक शतुकार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह, अपने को प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह बताना है। यहाँ पर देखिए ब्यूटेनॉन दिया हुआ है, हम जानते हैं ब्यूटेन प्लस ऑन, ONE, ऑन किस में लगता है, तो ये एक क्रियात्मक समूह है कीटोन। कीटोन का जो अनुलग्न या पूर्वलग्न जो लगेगा वो क्या लगेगा, ऑन लगेगा, ब्यूटेनॉन होगा। तो इसका जो क्रियात्मक समूह है वो हम पहचान लेंगे कीटोन। नेक्स्ट सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। तो हम जानते हैं कि अम्ल क्या करता है, लाल को नीला करता है। सॉरी, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, जबकि सार है वो लाल को क्या करता है, नीला करता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका मान 1 से 7 के बीच में है। 7 उदासीन होता है और 7 से 14 ये क्या होता है, क्षारीय मान होता है। तो 1 से 7 के बीच आने वाले मान अम्लीय होंगे और 7 से 14 के बीच आने वाले मान कैसे होंगे, क्षारीय। तो यहाँ पर ABC क्या है, अम्लीय मान है, जबकि ऑप्शन डी में 10 दिया हुआ है, ये क्या है, क्षारीय मान। तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
ये सारे ऑप्शन वाले सवाल थे। अब जो आगे सवाल सेकंड सवाल स्टार्ट हो रहा है वो अपने पास है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपने को रिक्त स्थानों की क्या करनी थी, पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखिए CFC जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है जो कि सूर्य से आने वाली विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन सी विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है, पराबैंगनी विकिरणें। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। ये एक प्रकार की परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है और ये हमारे पास सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो हानिकारक विकिरणें हैं जिससे त्वचा का कैंसर होता है उन विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा पराबैंगनी। नेक्स्ट है किसी चुंबक के चारों ओर एक होता है जिसमें उस चुंबक के बल का संशोषण किया जा सकता है। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है जहाँ पर अपन बल का अनुभव या संशोषण कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो होता है एम्पियर, क्योंकि हम विद्युत धारा का जो मापन हम अमीटर की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से, अमीटर की सहायता से करते हैं और उसका जो मापन होता है वो किस में होता है, एम्पियर में। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। और साथ ही ध्यान रखना यदि आवेश का मात्रक पूछ लें तो क्या हो जाएगा, कूलम। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्षों या वर्गों में विभाजन क्या कहलाता है। तो जब कोई भी प्रकाश है वह किसी प्रिज्मा जैसे वस्तु से टकराकर 7 भागों में विभाजित हो जाता है जिसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, 2f। R बराबर क्या होगा, 2f। मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी। लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी पूछी है तो फोकस दूरी क्या आ जाएगी, f बराबर R/2। वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आधी या R/2। नेक्स्ट है मेंडल ने आनुवंशिकता का अध्ययन किस पौधे पर किया था। तो हम जानते हैं उद्यान मटर पर गिरजाघर में मेंडल ने आनुवंशिकता का अध्ययन किया था और आनुवंशिकता का जो जनक भी कहा जाता है वो कहा जाता है मेंडल को। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिका में उपस्थित वर्णक ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त में ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन करेगा वो कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है जो अपने पास दिया हुआ है यौगिक का नामकरण करना था। अपने को क्या करना था, इस यौगिक का नामकरण। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर जो समूह है वो कौन सा है, CHO समूह है। कौन सा समूह है, CHO। काफ़ी लोगों को ये कीटोन दिखा है, लेकिन ध्यान रखना साथियों कीटोन तभी होगा जब कार्बन कितने हो, 2 कार्बन। 2 कार्बन के बीच में ही कीटोन लगता है, एक कार्बन के साथ कीटोन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर CHO समूह है तो हम जानते हैं CHO समूह है वो है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में जो पूर्व लग्न लगता है या जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है, Al। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन की संख्या 1 है तो मेथेन हो जाएगा। और मेथेन के साथ जब हम Al ऐड करेंगे तो इसका नाम है वो हो जाएगा मेथेनल। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर धातु पूछा है तो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में एकमात्र धातु पाई जाती है वो पारा या मरकरी है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में ज़्यादातर किया जाता है। और यदि यहाँ पर अधातु पूछे तो अधातु क्या होगी, ब्रोमीन होगी। क्या होगी, ब्रोमीन। नेक्स्ट है अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है या अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका निवारण करने के लिए हम एंटी एसिड हल्के सारों का उपयोग करते हैं। तो अपच का उपचार करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, एंटी एसिड का। साथियों ये थे रिक्त स्थान और ऑप्शन वाले सवाल। अब अपने पास जो छोटे छोटे स्मॉल सवाल थे वो हैं, वो देख लेते हैं अपन। जैविक आवर्धन क्या है। तो साथियों एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया, जैविक आवर्धन क्या है। तो खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में
ऊर्जा स्तर का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊर्जा स्तर का मान बढ़ेगा, घास से मेंढक, मेंढक से सांप, सांप से बाज और बाज से शेर, जैसे जैसे ये ऊर्जा स्तर बढ़ता है तो ऊर्जा स्तर बढ़ने पर ऊर्जा का मान तो क्या होता है, ऊर्जा का मान कम हो जाता है। जबकि जो हानिकारक पदार्थ हैं जैसे डीडीटी है, रासायनिक पदार्थ हैं या रासायनिक उर्वरक हैं, इनकी मात्रा या इनकी जो सांद्रता है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसे जैविक आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से उत्पन्न होने वाली एक समस्या का नाम लिखना था। तो हम जानते हैं यदि अपने पास अजैव निम्नीकरण जो कचरा है जिसका निम्नीकरण नहीं हो सकता, तो उस कचरे से क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या वायुमंडल में क्या हो जाएगा, प्रदूषण फैलेगा। नेक्स्ट है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम कब होता है। तो साथियों, बल का मान अधिकतम तभी होगा, जैसे हम वाम हस्त नियम से जानते हैं कि जब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे या विद्युत धारा का अधिकतम मान चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत होगा, तभी जो आरोपित बल का मान है वो भी क्या होगा, अधिकतम होगा, जब तीनों क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत। तो जब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगी, लंबवत होगी, तो उसमें आरोपित बल का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान तब होगा जब वह कैसा हो, समांतर रेखाओं के रूप में हो। कौन सी रेखाओं के रूप में, समांतर रेखाओं के रूप में, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होगा, जैसे होता है परिनालिका में। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती हैं। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है, या विद्युत आवेश का एसआई मात्रक अपने को बताना था। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, जिसे क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, विद्युत सेल का प्रतीक के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये एक विद्युत सेल का प्रतीक है। हम जानते हैं जब बैटरी का प्रयोग करते हैं तब हम क्या करेंगे, बैटरी का जब प्रयोग किया जाता है तो हम ऐसे एक क्रम के अंदर इन डंडियों को जोड़ देते हैं, लेकिन जब सेल होता है तो हम इसमें सिंगल डंडियों का प्रयोग ही प्रदर्शित करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था, मानव में लिंग निर्धारण का केवल नामांकित चित्र बनाना था। तो हम जानते हैं कि जो नर होता है उसमें XY गुणसूत्र होता है और मादा में गुणसूत्र होता है XX, मादा में XX और नर में XY, जिनमें जब निषेचन होता है तो यदि नर का X है और मादा का X है तो XX मादा भ्रूण पुत्री होगी, और यदि XY है तो जो भ्रूण होगा वो कौन सा होगा, पुत्र होगा या नर होगा। तो ये जो एक चित्र दिया हुआ है ये लिंग निर्धारण का चित्र है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकारक क्या है। तो ध्यान रखना साथियों, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऑक्सीजन देने की क्या हो, क्षमता हो। ऑक्सीजन देने की क्षमता वाले जो पदार्थ होते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं, जैसे KMnO4 और क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम डाई ऑक्साइड Kr2O7। तो ये जो दोनों पदार्थ हैं वो एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। अपना अगला सवाल है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का pH कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो pH होता है वो लगभग 7 होता है, क्योंकि हम जानते हैं जल जो शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है, उदासीन। 7 से लगा के 14 तक 4, 14 तक 14 तक क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, और 1 से 17 तक क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा।